वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का सबसे भूखा राक्षस खोज निकाला है, जो हर दिन एक सूरज को निगल जाता है। नमस्कार और आज की डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हाल की कुछ बहुत ही चौंकाने वाली खगोलीय खोजों पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ना केवल इन खोजों के बारे में बताते हैं, बल्कि ये भी कि ये ब्रह्मांड की हमारी समझ को कैसे झकझोर रही हैं। तो आज का मिशन है इन नई जानकारियों के सबसे अहम पहलुओं को समझना, वो बातें जो शायद हमारे स्थापित सिद्धांतों पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 की एक ऐसी खोज से शुरू करते हैं जिसका पैमाना ही दिमाग घुमा देता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर दिन एक पूरे सूरज के बराबर पदार्थ निकल जाता है। इसे ब्रह्मांड का सबसे भूखा राक्षस कहा जा रहा है। स्रोत बताते हैं कि यह क्वासर J05294351 है। अब कई लोग सोचते होंगे क्वासर ब्लैक होल, पर स्रोत कहते हैं कि यह उससे कहीं ज्यादा जटिल है। क्या आप इसे थोड़ा समझा सकती हैं? घेरा है। जब ये सब पदार्थ उस विशाल ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में खिंचता है तो वो एक एक्रेशन डिस्क बनाता है। एक्रेशन डिस्क, अच्छा जी, और इसमें पदार्थ इतनी तेज रफ्तार से घूमता है कि वो खरबों डिग्री तक गर्म हो जाता है। खरबों डिग्री? बाप रे। हाँ, और इससे इतनी रोशनी निकलती है कि J05294351 की चमक हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से भी हजारों गुना ज्यादा है। हजारों गुना? अविश्वसनीय। और ये ब्लैक होल खुद कितना विशाल है, और दूरी वो भी तो कमाल की है ना? हाँ, अंदाजा है कि इसका वजन हमारे सूरज से करीब 17 अरब गुना ज्यादा है। 17 अरब? जी, और इसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 12 अरब साल से ज्यादा लगे हैं। मतलब हम इसे तब देख रहे हैं जब ब्रह्मांड बहुत छोटा था, सिर्फ 1-1.5 अरब साल पुराना। तो यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सही कहा ना? ब्रह्मांड के इतने शुरुआती दौर में इतना बड़ा और इतना भूखा ब्लैक होल, ये तो हमारे मौजूदा मॉडल से मेल नहीं खाता। बिल्कुल सही। इसी को टाइमलाइन प्रॉब्लम कहते हैं। हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से ब्लैक होल धीरे धीरे बड़े होते हैं, पदार्थ निगलकर या दूसरे ब्लैक होल से मिलकर। पर J529435 जैसा दैत्य इतनी जल्दी कैसे बन गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मौजूदा सिद्धांतों के लिए एक कह सकते हैं चुनौती है। तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या कोई और थियरी है? हाँ, इससे वैज्ञानिक अब डायरेक्ट कोलैप्स ब्लैक होल जैसे वैकल्पिक सिद्धांतों पर ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हैं। शायद शुरुआती ब्रह्मांड में गैस के बहुत बड़े बादल सीधे ही बड़े ब्लैक होल सीड में ढह गए हों, बिना तारा बने। अच्छा, तो ये खोज सिर्फ एक अनोखी चीज नहीं है, ये ब्रह्मांड की पैदाइश की कहानी को समझने में एक बहुत अहम सुराग हो सकती है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। खैर, J0529 तो हो गई शुरुआती ब्रह्मांड की बात, लेकिन हाल की खोजें तो हमारे आज के ब्रह्मांड और अपनी गैलेक्सी में भी काफी कुछ बदल रही हैं। जैसे वो घोस्ट गैलेक्सी नूबे। हाँ, नूबे, वो भी एक अजीब पहेली है। एक ऐसी धुंधली बिखरी हुई सी गैलेक्सी जहां गैस और डार्क मैटर तो बहुत है। हाँ, पर तारे रहस्यमय तरीके से बने ही नहीं, ना के बराबर, जैसे कोई कॉस्मिक भूत। ये तो अजीब है, क्योंकि हम तो यही मानते थे कि जहां इतनी गैस और डार्क मैटर हो वहां तारे तो बनने ही चाहिए। बिल्कुल। तो नूबे हमसे ये सवाल पूछ रही है कि क्या सिर्फ गैस और डार्क मैटर का होना ही काफी है तारा बनने के लिए, या कोई और चीज है, कोई कोई ऑफ स्विच है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो तारा बनने की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा है। सही कहा। अच्छा, इस विशाल भूत गैलेक्सी से हटकर हमारी अपनी मिल्की वे में भी एक बड़ी खोज हुई है, गाया BH3। हाँ, गाया BH3 ये अब तक का खोजा गया सबसे भारी स्टेलर मास ब्लैक होल है। वो ब्लैक होल जो किसी बड़े तारे के मरने से बनते हैं। सबसे भारी? कितना भारी? इसका वजन हमारे सूरज से लगभग 33 गुना ज्यादा है, और ये हमारी गैलेक्सी में ही है, करीब 2000 प्रकाश वर्ष दूर। पास में ये हाँ, अपेक्षाकृत पास। और खास बात यह है कि ये शांत है, निष्क्रिय है, कोई रोशनी नहीं छोड़ता। तो फिर उसे खोजा कैसे गया अगर रोशनी नहीं है तो? इसे सीधे नहीं देखा गया, इसे इसके पास वाले तारे की डगमगाहट से पकड़ा गया। गाया स्पेसक्राफ्ट ने देखा कि एक तारा अजीब तरह से हिल रहा है। अच्छा, वॉबल जिसे कहते हैं। जी, वही। असल में वो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण उस तारे को खींच रहा था, जिससे तारे की चाल में एक नियमित बदलाव दिख रहा था। उसी से पता चला कि वहां एक अनदेखा भारी साथी है, ब्लैक होल। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसका जो साथी तारा है वो मेटल पुअर है। इसका क्या मतलब है?
और ये क्यों अहम है? मेटल पुअर का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा भारी तत्व, जिन्हें खगोलविद मेटल कहते हैं, बहुत कम हैं। ऐसे तारे ब्रह्मांड की शुरुआती पीढ़ियों के माने जाते हैं, बहुत पुराने। ओह, तो इसका मतलब है कि गाया BH3 और उसका साथी तारा एक बहुत पुरानी जोड़ी है, शायद हमारी गैलेक्सी बनने की शुरुआती दौर की। एक तरह का गैलेक्टिक टाइम कैप्सूल है ये। वाह, मतलब ये हमें अपनी गैलेक्सी के अतीत की झलक दे सकता है। बिल्कुल। ये तो हुई हमारी गैलेक्सी की बात, लेकिन जब हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्केल पर देखते हैं तो वहां भी डार्क एनर्जी को लेकर कुछ नई बातें सामने आ रही हैं, है ना? DESI सर्वे से। हाँ, DSI सर्वे यानी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट सर्वे, उसके शुरुआती नतीजे इशारा कर रहे हैं कि डार्क एनर्जी वो रहस्यमयी ताकत जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है। हाँ, शायद वो हमेशा एक जैसी ना रही हो। मतलब पहले हम मानते थे कि ये एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, एक तयशुदा चीज, पर अब लग रहा है कि शायद ये समय के साथ बदल रही है, कमजोर हो रही है या कुछ और। अगर डार्क एनर्जी बदल रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? बिग रिप, बिग फ्रीज या बिग क्रंच? ये सवाल फिर से खुल गया है। हाँ बिल्कुल, ये ब्रह्मांड के आखिरी मुकद्दर के बारे में हमारी सारी भविष्यवाणियों को बहुत अनिश्चित बना देता है। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना डायनामिक है, कितना अप्रत्याशित है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आज हमने देखा कि कैसे ये हाल की खोजें, वो अविश्वसनीय रूप से भूखा क्वासर, बिना तारों वाली वो भूतिया गैलेक्सी, हमारी अपनी गैलेक्सी का सबसे भारी स्टेलर ब्लैक होल और ये शायद बदलती हुई डार्क एनर्जी, ये सब मिलकर ब्रह्मांड की हमारी समझ को लगातार चुनौती दे रही हैं, हर स्केल पर, शुरुआती दौर से लेकर शायद उसके अंत तक। जी, और ये सिर्फ अलग-अलग दिलचस्प खोजें नहीं हैं, ये मिलकर ब्रह्मांड की पूरी कहानी, उसके शुरुआती और शायद आखिरी अध्यायों को भी फिर से लिखने की क्षमता रखती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारा ज्ञान अभी कितना अधूरा है। बिल्कुल। सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारी कौन सी और लंबे समय से चली आ रही धारणा अगली बार गलत साबित हो सकती है?